Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Web Design and Development lecture number 3. लेक्चर 2 के अंदर हमने वेब डिज़ाइन आर्किटेक्चर डिस्कस किया था और वेब डिज़ाइन हमारे जो वेब आर्किटेक्चर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं और उनमें से चंद हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और जो बाकी रह गए हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और उसके अंदर हम 2 टियर आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने 1 टियर डिस्कस किया था, फिर उसके बाद 2 टियर डिस्कस कर रहे थे। तो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो 2 टियर आर्किटेक्चर जो है उसका ये मॉडल आपके सामने है। इसमें आपके सामने 2 मेथड्स हैं इसके, या 2 टाइप्स कह लें इसकी। पहली जो टाइप है वो थिन क्लाइंट मॉडल है और दूसरी फैट क्लाइंट मॉडल है। जहाँ थिन क्लाइंट मॉडल की बात है वहाँ पे देखें क्लाइंट और सर्वर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन सर्वर जो है इस पे डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज भी रन हो रही हैं और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग भी इसी पे ही हो रही है। यानी थिन क्लाइंट मॉडल के अंदर जो क्लाइंट है वो बहुत लाइट वेट रखा जाता है, जबकि सर्वर पे सारा लोड जो है वो डाला जाता है, जिसमें अभी मैंने कहा है कि डाटा मैनेजमेंट और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सर्विसेज सारी सर्वर पे होती हैं। दूसरी जो फॉर्म है इसकी वो फैट क्लाइंट मॉडल की होती है। उसमें सर्वर पे सिर्फ डाटा मैनेजमेंट यानी डाटाबेस हम एक सर्वर बनाते हैं, उस पे सारा डाटाबेस रन कर हो रहा होता है। बाकी जो दूसरा वर्कलोड है यानी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के हवाले से वो हम क्लाइंट पे करते हैं, यानी क्लाइंट पे वर्कलोड जो है वो हम ऐड कर देते हैं। कुछ क्लाइंट पे होगा और कुछ जो है वो राउटर्स और दूसरे डिवाइसेस के ऊपर वर्कलोड हो जाएगा। तो इसमें आप देखें कि क्लाइंट जो है वो काफ़ी हैवी होगा और सर्वर पे लोड कम है। तो डिपेंड करता है कि जी कौन सी इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट के मुताबिक फिर ये फॉर्म सिलेक्ट की जाती है। बेसिकली ज़्यादातर सर्वर पे वर्कलोड ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि सर्वर जो है काफ़ी पावरफुल मशीन है, इसलिए फास्ट रिस्पॉन्सनेस जो है हासिल होती है। दूसरी साइड पे अगर फैट क्लाइंट मॉडल की बात करें तो इसमें क्लाइंट साइड पे वर्कलोड ज़्यादा होता है और सर्वर साइड पे कम होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थिन क्लाइंट मॉडल से स्लो हो। आगे चलते हैं और क्लाइंट सर्वर सिस्टम को ज़रा डीपली देख लें। तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये S1, S2 और S4, S3 ये सर्वर हैं और इनके साथ मुख्तलिफ क्लाइंट जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो सर्वर हैं ये भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये एक लार्ज किस्म का नेटवर्क इसी तरह बनता है जिसमें सर्वर बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर होते हैं, कोई नेटवर्क को हैंडल कर रहा होगा, कोई डेटाबेस को हैंडल कर रहा होगा सर्वर, कोई फाइल मैनेजमेंट सर्विसेज को हैंडल कर रहा होगा। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर नेटवर्क थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एक्सपेंसिव भी होगा ऑफ कोर्स। 2 टियर आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर के जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑन सर्वर प्रोपगेट टू द क्लाइंट। इसमें क्लाइंट सर्वर 2 टियर आर्किटेक्चर के अंदर जो ज़्यादा चेंजेस हैं वो सर्वर पे होती हैं, सर्वर से क्लाइंट की तरफ, क्योंकि सर्वर पे वर्कलोड ज़्यादा होता है और इस तरह जो भी चेंजेस करनी हो हम सर्वर के ऊपर ही फोकस करते हैं। कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग लोड। प्रोसेसिंग लोड जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्लाइंट का और सर्वर का। अगर हम फ़र्ज़ करें उसमें जो हमारा फैट क्लाइंट था उसमें बात करें तो कुछ डेटाबेस पे लोड है, कुछ क्लाइंट पे लोड है, तो इसमें बैलेंसिंग इन्वायरमेंट हो जाती है। अगर आपका क्लाइंट ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है तब तो ये ठीक है, अदरवाइज़ अगर सिंपल या कोई सादा किस्म का कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं तब ये वाली टेक्निक जो है वो फेल हो जाती है, फिर हम थिन क्लाइंट वाली यूज़ करते हैं। बेटर स्केलेबिलिटी बाय एडिंग द सर्वर नोड्स एंड क्लाइंट्स। इसमें आपने देखा है कि
हम S4, S1, S2 की बात जब कर रहे थे तो इसमें हम काफ़ी और नोड भी लगा सकते हैं। नोड मतलब सर्वर और भी ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट भी और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ये ऐडिंग करना काफ़ी आसान होता है। 4 नंबर पे जो एडवांटेज है वो डेटाबेस टाइप इंडिपेंडेंस है। क्योंकि डेटाबेस सर्वर पे पड़ा हुआ है तो इंडिपेंडेंटली आप उसकी टाइप में चेंज कर सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका ज़्यादातर ताल्लुक सर्वर से ही है और ये इजीली मैनेज हो सकता है। जहाँ तक डिसएडवांटेजेस की बात है वो भी देख लेते हैं। क्लाइंट नोड्स रिक्वायर मोर कंप्यूटिंग पावर्स। इसमें अब क्लाइंट में अगर आप फैट क्लाइंट की बात अगर हम करें तो उसमें ज़्यादातर पावर जो है वो क्लाइंट पे हो रही है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा पावर मतलब कंप्यूटेशन करने में, और पावर भी ज़्यादा कंज्यूम होगी, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा। उसके बाद डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस मोर कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हम लार्ज नेटवर्क दे रहे थे S1 to S3 और S4 वाला, उसमें मेंटेनेंस और डेवलपमेंट भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। प्रेजेंटेशन एंड डाटा मॉडल एंड बिजनेस लॉजिक आर intertwined in the client side, difficult for the update and maintenance। अगर तो हम बिजनेस लॉजिक भी क्लाइंट पे डाल रहे हैं, डाटा मॉडल भी वही है, प्रेजेंटेशन भी वही है, तो ऑफ कोर्स जो है अपडेट करने में भी प्रॉब्लम आएगी, मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आएगी। डेटा मॉडल इज टाइटली कपल्ड टू द एवरी क्लाइंट, इफ द DB स्कीमा चेंजेस द ऑल क्लाइंट ब्रेक्स। अगर तो आपका जो डाटा मॉडल है वो आपके क्लाइंट के साथ टाइटली कपल्ड है, तो उस केस में अगर हम डाटाबेस स्कीमा चेंज करेंगे तो क्लाइंट जो है वो अब ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मिसाल के तौर पे हमने कई क्लाइंट्स ऐड किए हुए हैं, अब हम एक DB स्कीमा अगर जाके चेंज कर देते हैं तो वो एक क्लाइंट पे तो कंपैटिबल हो गया, लेकिन दूसरे क्लाइंट या तीसरे क्लाइंट के ऊपर वो कंपैटिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगी। अपडेट्स हैव टू बी डिप्लॉयड टू ऑल क्लाइंट्स मेकिंग सिस्टम मेंटेनेंस नाइटमेयर। अपडेट्स सिस्टम को अपडेट करना, मेंटेन ऊपर वाले भी डिसएडवांटेज में मैंने यही बताया था, मेंटेनेंस और डिप्लॉयमेंट में यहाँ के सिस्टम अपग्रेड करने में भी प्रॉब्लम आएगी। DB connection for every client, thus the difficult to the scale। डेटाबेस कनेक्शन जो है वो हर क्लाइंट के लिए अलग हमें ओपन करना पड़ेगा और डिलीट करना पड़ेगा। देन दो इसको स्केलेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्ट हो जाती है। लास्ट है जी डाटा ट्रांसफ़र टू द क्लाइंट फॉर प्रोसेसिंग काज हाई ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक। इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र है क्लाइंट्स के लिए वो ज़्यादा हैवी लोड पे चला जाता है, उसकी वजह क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हर कोई ना कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहा होगा, तो ऑफ कोर्स जो है वो ट्रैफिक काफ़ी हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो सकता है या और बग्स वगैरह भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो फैट क्लाइंट वाला सिस्टम है थोड़ा सा रिलायबल नहीं है। नॉर्मल सिस्टम के लिए तो ठीक हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अगर लार्ज सिस्टम आप बना रहे हैं उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये एक एग्जांपल हम देख लेते हैं ATM सिस्टम की क्लाइंट सर्वर में। तो ये आपकी ATMs लगी हुई हैं, मुख्तलिफ शहर के अंदर भी हो सकती हैं और मुल्क के अंदर भी हो सकती हैं। हम सिटी की एग्जांपल अगर लें तो सिटी में अगर फ़र्ज़ करेंगे 4 ATMs हैं, तो ये चारों ATMs जो हैं इनका मेन सर्वर जो है वो एक ही है, जिसको हम अकाउंट सर्वर भी कहते हैं। तो अकाउंट सर्वर, टेली प्रोसेसिंग मॉनिटर और कस्टमर अकाउंट डेटाबेस। अब ये अकाउंट सर्वर के 2 हिस्से हैं। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 सिस्टम लगे हुए हों, एक में टेली प्रोसेसिंग मॉनिटरिंग चेक की जा रही हो, दूसरे में कस्टमर का डेटाबेस हो। तो इन सारी ATM इसके साथ कनेक्टेड हैं और ये आपके तमाम क्लाइंट्स हो गए और ये आपका सर्वर हो गया। तो बेसिकली ये जो आपका ATM सिस्टम है ये भी क्लाइंट सर्वर के ऊपर बेस्ड है। तो ज़्यादातर वर्कलोड जो है वो यहाँ आप देखें कि ATM में भी हो रहा होता है, सर्वर पे भी यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये आप कह सकते हैं कि ये एक थिन क्लाइंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम सर्वर पे ही होगा। ATM पे भी ऑफ कोर्स काम तो हो रहा है, लेकिन लिमिटेड काम हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्किटेक्चर है वो 3 tier आर्किटेक्चर है। 3 tier आर्किटेक्चर एप्लीकेशन आर जनरली पार्टीशन एज क्लाइंट, कंट्रोल एंड
डाटा कंपोनेंट्स। इसके अंदर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं सिस्टम को। एक क्लाइंट वाला हिस्सा होता है, दूसरा कंट्रोल और तीसरा डाटा कंपोनेंट्स होते हैं। 3-tier आर्किटेक्चर, ईच लॉजिकल पार्टीशन मैप टू द लेयर इन द सिस्टम, यानी हर जो एक लॉजिकल पार्टीशन होगी वो सिस्टम की एक लेयर पे इंस्टॉल की जाएगी। हर लेयर के ऊपर हम अलग अलग से टेक्नोलॉजीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ईच लेयर इम्प्लीमेंटेड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़। तो आप ये ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ में सिस्टम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्सा प्रेजेंटेशन का है, दूसरा कंट्रोल का है और तीसरा डाटा मैनेजमेंट का है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो डाटा मैनेजमेंट लेयर, ये एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर है और तीसरी लेयर है। डाटा मैनेजमेंट लेयर पे तीनों सर्वर पड़े हुए हैं। बेसिकली ये डेटाबेस हो सकते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट हो सकती है। उसके ऊपर अगर आप टॉप मोस्ट सेकंड टॉप लेयर पे देखें तो कंपोनेंट आ जाते हैं। मतलब ये आपके सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर के मेजर कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें आप देखें ये कंपोनेंट्स हैं। और फाइनली प्रेजेंटेशन लेयर पे आपको 2 क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं। दैट इज़ द इंटरफेस लेयर, जो यूज़र जो है वो इस लेयर के ऊपर जाके डायरेक्टली यूज़ कर रहा होगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ कंसर्न। इसमें आप देखें कि डाटा कंट्रोल भी अलग हो गया, डाटा प्रेजेंटेशन का सिस्टम भी अलग हो गया और डाटा मैनेजमेंट भी हमने अलग कर दिया है। तो इसमें अब हम अगर फर्स्ट करें डाटा मैनेजमेंट को अगर हैंडल कर रहे हैं तो हमारा फोकस डाटा मैनेजमेंट वाली लेयर पे होगा। अगर हम कंट्रोल वाले यानी कंपोनेंट्स को अगर डिज़ाइन कर रहे हैं या कंपोनेंट्स में चेंज कर रहे हैं तो हमारा फोकस कंपोनेंट लेयर यानी बिजनेस लेयर पे होगा। अगर हम जो है इंटरफेस में चेंज करना चाह रहे हैं सिस्टम के तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो प्रेजेंटेशन लेयर में होगा। तो इस तरह आप देखें कि 3-tier में ज़्यादा सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाता है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है, कंट्रोल लॉजिक कैन बी रीयूज्ड बाय द क्लाइंट एप्लीकेशन। अब ये जो कंट्रोल वाला सिस्टम है जो कि सेकंड लेयर है, ये क्लाइंट बार बार इसको यूज़ कर सकता है। एक दफ़ा कंपोनेंट एक बन गया हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर पहले पढ़ी है, डिस्कस की है, तो उसमें जो ये इनहेरिटेंस वाला ये हमारा फीचर है, इससे आप देखें रीयूजेबिलिटी कवर होती है। हम एक क्लास या एक कंपोनेंट बनाएंगे जिससे क्या होगा कि हम उसको फिर बाद में रीयूज़ कर सकते हैं। कैशेस रिजल्ट इन द कंट्रोलर लेयर। जो कैश रिजल्ट्स होते हैं यानी रूडिमेंट्री या टेम्परेरी डेटा जो कैशेस का होता है वो कंट्रोल लेयर के ऊपर हैंडल किया जा सकता है। मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंटरप्राइज वाइड एप्लीकेशंस। बेसिकली 3-tier में स्ट्रक्चर को डिवाइड करना एफिशिएंट तो है लेकिन उतना कॉस्ट एफिशिएंट भी है, यानी इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है और उसके लिए ज़ाहिर है कोई इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन अगर हो तो वो इस 3-tier आर्किटेक्चर को अडॉप्ट करती हैं। डिसएडवांटेज क्या है जी? डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट द लेगेसी स्टोव पाइप्स विच रिप्रेजेंट द लार्ज इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इसमें जो बुनियादी बात ये है कि हमें, क्योंकि एक 3-tier आर्किटेक्चर काफ़ी अंडरस्टैंडेबल तो है, इजी भी है, लेकिन जाहिर है इसको 3-tier के अंदर बनाना है तो इस काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन होगी, वाइड लेवल की एप्लीकेशन होगी और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी क्योंकि आपका पूरा सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइड है, आपका फोकस 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। शायद हमें 3 टीम्स जो हैं वो मैनेज करनी पड़े, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ कोर्स इसमें आ जाएगी। स्पीड डिक्रीज विद द लेवल ऑफ इंडायरेक्शन एंड लेटेंसी। ग्रेजुअली जो है जैसे जैसे आप सिस्टम चलता जाएगा आगे या उस पर आप लोड ज़्यादा डालेंगे तो स्पीड भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे इतने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो वहाँ पे डाटा लेटेंसी वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा वेरी करती हैं। इंक्रीज कॉस्ट एंड डेवलपमेंट टाइम। ऑफ कोर्स कॉस्ट भी बढ़ेगी इसकी, इस पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा इस सिस्टम को बनाने के लिए, डेवलपमेंट टाइम। एंड लैक ऑफ द नॉलेजेबल डेवलपर्स एंड मैनेजर्स।
अनदर ड्रॉबैक्स के हमारे यहाँ ज़्यादा नॉलेजेबल जो है वो डेवलपर और मैनेजर्स की कमी है, इसलिए इस तरह की एप्लीकेशंस जो है वो बनाने में मुश्किल हो सकती है। इसकी जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। हमारे पास ये देखें 2 सर्वर हैं, ये एक सर्वर पड़ा हुआ है, एक क्लाइंट है हमारे पास। यहाँ हमने एक सर्वर डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए लगा दिया, डेटाबेस है हमारी, और इसके लिए हमने अलग से, अगर आपको याद हो तो क्लाइंट सर्वर में हमने ये दोनों काम एक ही सर्वर में डाले हुए थे। अब हमने इसके लिए अलग सर्वर रख लिया, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए अलग सर्वर मैनेज कर लिया, और ये आपका क्लाइंट है। तो अब आप देखें कि स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी और एफिशिएंट हो जाएगा सारा सिलसिला, लेकिन कॉस्ट जो है वो ज़ाहिर है बढ़ गई, एक सर्वर और हमने ऐड किया है। अब इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को हम देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी कुछ 3 टियर आर्किटेक्चर में होता है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे क्लाइंट है सारे। अगर इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइंट हैं, घर बैठ के लोग इंटरनेट बैंकिंग करते हैं। आजकल हमारे यहाँ ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग का। तो उस सिलसिले में अगर आप इसको ज़ूम करें तो ये हमारे पास क्लाइंट्स हैं सारे, ये हमारा वेब सर्वर है और ये हमारे पास डाटा सर्वर है। 2 लगाए, इनके नाम अब हमने रख दिए हैं, एक डाटाबेस सर्वर कहलाता है, दूसरा वेब सर्वर कहलाता है। बेसिकली डाटाबेस सर्वर का काम डाटा को मैनेज करना, कंट्रोल करना, यानी आपने जो डेटाबेस पढ़ी है वो सारा काम यहाँ पे हो रहा होता है। दरमियान में क्यूरीज़ का होती हैं कि वेब सर्वर से क्यूरीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं डाटाबेस सर्वर में, और फिर डाटाबेस सर्वर उन क्यूरीज़ को मैनेज करके रिस्पॉन्स देता है। वेब सर्वर ऑफ कोर्स यहाँ पे ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सारी यहाँ पे हो रही होती है। आपके कंपोनेंट्स, आपकी वो जो हमने बेसिक डायग्राम देखा था उससे आपको ये ज़ाहिर होगा कि वो सारा वेब सर्वर कर रहा होता है, और ये आपके सारे क्लाइंट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से, वेब सर्वर आगे क्यूरीज़ जनरेट करता है, और वो क्यूरीज़ जो हैं वो डाटाबेस सर्वर के पास जाती हैं और वो मैनेज होते हैं। एन टियर आर्किटेक्चर, हमारा अगला जो आर्किटेक्चर है वो एन टियर है, जिसको मल्टी टियर या मल्टी लेयर्ड सिस्टम भी कहते हैं। लेयर्ड एडेड फॉर द बेटर सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड कर दें 3 टियर को, तो उसका मकसद सिर्फ यही होगा कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, यानी हमारा फोकस जो है वो किसी एक कंपोनेंट पे हो, तो हम मज़ीद उसके कंपोनेंट्स बनाते चले जाएंगे। एवरी लेयर डज ए स्पेसिफिक टास्क। अब हम हर लेयर को एक ख़ास टास्क देते चले जाएंगे, विच इम्प्रूव द कोहियन एंड लो कपलिंग। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कपलिंग और कोहियन हमने डिस्कस की थी पिछले कोर्स में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोहियन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम में होनी चाहिए, कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। लेकिन एन लेयर आर्किटेक्चर में आप कपलिंग कम से कम रखते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे और कंपोनेंट्स बनते हैं, इंडिविजुअली उनको एस्टैब्लिश किया जाता है और वो वेल कोहेसिव कंपोनेंट होते हैं। एप्लीकेशन कैन बी डिवाइडेड अमॉन्ग द डेवलपर विद वेल डिफाइंड रोल्स। बेसिकली हम पूरी एप्लीकेशन को मज़ीद जब डिवाइड करते हैं तो वो डेवलपर्स और उनके रोल्स के हिसाब से करते हैं। बेसिकली अलग अलग एप्लीकेशन का हिस्सा जो है वो एक रोल परफॉर्म कर रहा होगा, और हर उस कंपोनेंट का अपना एक रोल होगा जो उस डिफाइन रूल्स के मुताबिक काम करेगा। लेयर्स एंड टियर्स नीड नॉट वन टू वन मैपिंग, यानी इसमें ये नहीं होता कि एक लेयर्स जो है वो एक लेयर्स के लिए, टियर्स के लिए ही रखी जाएगी, बल्कि ऐसा हो सकता है एक लेयर के अंदर एक टियर हो या एक टियर में 2 लेयर्स काम कर रही हो, इस तरह वर्क हो सकता है। 3 टियर इज़ पॉपुलर मैप टू द टिपिकल IT प्रॉब्लम्स, यानी IT रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डील करता है हमारा ये आर्किटेक्चर। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो फॉर्च्यून 5 कंपनी यूजेस द, यहाँ पे JSP सर्वलेट, हैंडलर, ट्रांसलेटर, EJB, DAO लेयर्स यूज़ करती है। यानी इसमें आप देखें कि सिस्टम को इन लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एक कंपनी है जो एक लेयर के ऊपर एक हिस्से पे JSP रखती है, दूसरे पे सर्वलेट रखती है, तीसरे पे हैंडलर है, ट्रांसलेटर है, EJB है और DAO लेयर्स हैं। इस तरह ये देखें कि अब एक पूरे डीपली वो जो हमारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग थी उसको भी हमने मज़ीद हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो ये अभी फ़िलहाल JSP सर्वलेट आगे जाएंगे टेक्नोलॉजीज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा।
दीज लेयर आर डिप्लॉयड ऑन द 3 फिजिकल टेयर। यहाँ पे देखें हमारे पास थिन क्लाइंट, उसके बाद वेब है, एप्लीकेशन सर्वर है, फिर उसके बाद डेटाबेस टेयर्स है। यहाँ पे देखें अब ये वाला सिलसिला भी देख लें कि इसमें क्या डिवाइडेशन हो रही है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास थिन क्लाइंट है, उसके बाद हमारे पास वेब आ जाता है, वेब एंड एप्लीकेशन सर्वर इकट्ठा भी हो सकता है, और उसके बाद डेटाबेस टेयर है। अब डेटाबेस टेयर के शायद आगे 3 टेयर्स और हों, यानी 3 हिस्से हों, ऐसा भी हो सकता है, 2 हिस्से हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर और